हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी का अपने चैनल यूपीएससी पाथ पर। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ द दिसंबर मंथ वीकली क्विज वीडियो ऑफ द ईयर 2021। वैसे तो इस वीडियो को कल आ जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न इसे हम नए साल के पहले दिन पर डाल रहे हैं। सो देखते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को जो कि यूपीएससी स्टाइल में, एंड सीखते हैं कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सबसे पहले हर वीडियो में जितने भी वीकली क्विज़ की वीडियो हुई हैं पोस्ट करें वीडियो को, एंड सर क्वेश्चन को जो है अपने आप से सोल्व करने की कोशिश करें, एंड देन मेरे बताए गए आंसर्स को देखें। एंड चलिए अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप हर स्टेटमेंट की तरफ। जैसे कि आप अपना पहला क्वेश्चन देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट को जो है एब्सोल्यूट पावर प्रोवाइड की गई है टू कीप सीबीआई, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम्स इनसाइड द स्टेट। एंड सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि सीबीआई जो है कैन प्रोब केसेस कंसर्निंग, जो कि जुड़े हुए हैं सेंट्रल सब्जेक्ट्स अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर जो बताती है कि एब्सोल्यूट पावर के बारे में ऑफ द स्टेट टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम्स बाय द सीबीआई इन देयर स्टेट प्रेमिसेस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पर है ये रॉन्ग है, एंड द सेकंड वन इज करेक्ट, एंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ओनली 2 इज करेक्ट वन। सो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो हाल फिलहाल में यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है टू कीप सीबीआई फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग इनसाइड द स्टेट। हाउएवर सीबीआई को जो है जनरल कंसेंट जो है यहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट से टू कंडक्ट प्रोब रिगार्डिंग केसेस विच फॉल इन द स्टेट्स। तो जनरल कंसेंट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एब्सोल्यूट पावर यहाँ पर स्टेट को प्रोवाइड नहीं की गई है। एंड एज यू नो दैट सीबीआई जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, जो कि जहाँ से जो है सीबीआई पावर्स अपनी प्राप्त करती है। एंड एट द सेम टाइम सीबीआई को जो है एम्पावर्ड करती है कि वो जो है किसी भी केसेस को यहाँ पर प्रोब कंडक्ट कर सकती है जो कि फॉल करते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, एंड लेट्स मूव टू द अनदर वन। तो सेकंड क्वेश्चन में बात की गई है आर्टिकल 356 की, जो कि डील करता है आपका प्रेसिडेंट रूल से, एंड उसके रिगार्डिंग जो है 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। तो देखते हैं हर स्टेटमेंट को। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि एवरी प्रोक्लेमेशन जो कि प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है फॉर द प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या गलत है, यहाँ पर स्टिपुलेटेड टाइम नहीं, यहाँ पर जो है 2 मंथ्स के अंदर अंदर जो है यहाँ पर दोनों हाउसेज में से जो है ये अप्रूवल होनी ज़रूरी है फॉर द प्रेसिडेंट रूल। एंड सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि इट कैन नॉट बी इम्पोज्ड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। सेकंड वन जो है यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो जाती है, बिकॉज प्रेसिडेंट कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, और अदरवाइज वो अपनी तरफ से भी, प्रेसिडेंट जो है अपनी तरफ से भी यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल की घोषणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा है, तो इसके हिसाब से जो है सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही हो जाती है, यानी कि इनकरेक्ट पूछी गई है स्टिपुलेटेड टाइम, दैट इज़ कि जो हमने पढ़ा कि 2 मंथ्स के अंदर अंदर जो है यहाँ पर बोथ द हाउसेज हैव टू क्लियर द अप्रूवल फॉर द प्रेसिडेंट रूल। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 दैट इज स्टेटमेंट 2 एंड ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर पूछी गई थी। सो लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन। जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं कि आर्टिकल 356 जो है आपका डील करता है प्रेसिडेंट रूल से, जो कि प्रेसिडेंट लगा सकते हैं किसी भी स्टेट और यूटी में विद द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, और अदरवाइज जिसके अंदर आता है कि प्रेसिडेंट रूल इवन विदाउट द गवर्नर रिपोर्ट यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो है लागू कर सकते हैं। एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ द इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज विद इन द 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। जब से प्रेसिडेंट रूल जो है वहाँ पर लगा दिया जाता है उसके 2 महीने के अंतराल के
भीतर भीतर जो है इसको अप्रूवल मिलनी चाहिए। अदरवाइज़ ये जो है प्रेसिडेंट रूल वहाँ से हट जाता है। अगर अप्रूवल नहीं मिलती विद इन 2 मंथ्स और विद आफ्टर अप्रूवल ये जो है 6 मंथ तक यहाँ पर लगा रहता है विद इन अ स्टेट, यूटी और किसी भी टेरिटरी तक। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, जिसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज़ की बात की गई है। तो देखते हैं हर स्टेटमेंट को, जिसमें पहली स्टेटमेंट कहते हैं कि हर एक यूनियन टेरिटरी, इसमें जो है आपकी पुडुचेरी एंड दिल्ली भी शामिल होती हैं, जहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज आपको देखने को मिलेंगी। कहता है कि एवरी यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा ही। तो ये जो ऑप्शन है और स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट टॉक अबाउट दैट द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी जो है एक एजेंट होता है प्रेसिडेंट का, एंड हेड ऑफ द स्टेट कहलाता है, जैसे कि अन्य राज्यों में आपको गवर्नर को देखने को मिलेगा, जो कि हेड ऑफ स्टेट की उपाधि से दी जाती हैं। तो सेकंड वन इज़ द रॉन्ग, बिकॉज यहाँ तक जो था आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पर नहीं कहा जाता एडमिनिस्ट्रेटर को। इट इज़ जस्ट एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट की अगर बात की गई है तो यहाँ पर ऑप्शन बी ओनली 2 इज़ द करेक्ट। एंड लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है टेरिटरीज ऑफ द इंडिया जो कि बनी हुई हैं, सो अंडर आर्टिकल 1 जो कि बात करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया जो कि बनी है 3 कैटेगरीज के अंदर डिफाइन की जाती है, जिसमें आता है कि टेरिटरीज ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों की सीमाएं, केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं, और वो सीमाएं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक्वायर्ड की जा सकती है एट एनी टाइम। तो जैसे कि हमने स्टेटमेंट 1 में पढ़ा था कि हर यूनियन टेरिटरी जो है एडमिनिस्टर की जाती है प्रेसिडेंट द्वारा थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि उसके प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है केंद्र शासित प्रदेशों में। एंड जैसा कि हमने सेकंड स्टेटमेंट में भी पढ़ा कि जो अपॉइंट की जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर प्रेसिडेंट द्वारा इज़ नॉट द हेड ऑफ द स्टेट लाइक द गवर्नर इन द स्टेट और यूटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में ICCR दैट इज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस की बात की गई है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड की गई हैं एंड आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि ICCR दैट इज़ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन इज़ एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन of the government of India involved in the cultural exchange with the other countries and their people। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि ये जो है इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है फाउंड की गई थी, जो कि गलत स्टेटमेंट है। थर्ड कहती है कि इट कैन इशू अ बाइंडिंग ऑर्डर्स टू प्रमोट इंडियन कल्चर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाइंडिंग जो कि कीवर्ड्स के रूप में यूज़ होता है कई बार स्टेटमेंट्स में, जैसे कि ओनली। सो इट कैन इशू बाइंडिंग ऑर्डर्स टू प्रमोट इंडियन कल्चर लाइक मेकिंग इट मैंडेटरी टू प्ले इंडियन म्यूजिक एट द एयरपोर्ट्स एंड द रेलवे स्टेशन। सो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग वन बिकॉज इट एडवाइज द गवर्नमेंट और द अदर डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, but its orders are not binding in nature, it's just advisory in nature। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 यानी कि ऑप्शन ए ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि ICCR जो है एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करता है आपका कल्चर रिलेशंस के साथ, ग्लोबल कल्चर रिलेशन के साथ थ्रू कल्चर एक्सचेंज विद अदर कंट्रीज एंड देयर पीपल। ये जो है फाउंड किया गया था 9 अप्रैल 1950 किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि आज़ाद भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। एंड द सेकंड स्टेटमेंट एज वी अर्ली मेड दैट कि जो ICCR का रोल है वो एडवाइजरी इन नेचर होता है एंड इसके ऑर्डर्स जो है बाइंडिंग मायने में नहीं होते। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, जो कि ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में है। तो क्या कहती हैं स्टेटमेंट्स? तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि रिसर्चर्स ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
carried tagging of olive ridley sea turtles at Rushikulya Rukri along Odisha coast, which is the right one। जैसे कि आपको पता है कि जो टर्टल्स हैं मेनली मरीन टर्टल्स जो कि 7 तरह के हैं और इंडिया में जिनकी 5 प्रजाति पाई जाती हैं, जैसे कि लेदर बैग, लोगर हेड, ऑलिव रिडली, ग्रीन एंड हॉक्सबिल, ये 5 तरह के जो है इंडियन टेरिटरीज़ में पाए जाते हैं कोस्टल एरियाज़ में। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि इट वुड हेल्प आइडेंटिफाइंग द माइग्रेशन पाथ एंड प्लेसेस विजिटेड बाय द ऑलिव रिडली, यानी कि जो टैगिंग की जाती है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो हेल्प करती है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को टू आइडेंटिफाई these turtles migration path and places they visit in their entire journey। So this is again the right one। and the third one talk about the tagging of the olive ridley sea turtles जो है की जाती है हर साल बिफोर मास नेस्टिंग। अब आप इस स्टेटमेंट के बारे में सोचिए कि हर साल करने की क्यों क्या जरूरत है। जो एक बार कर दिए जा चुके हैं उनसे ही जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू यहाँ पर डाटा इकट्ठा किया जा सकता है। सो दिस वन इज़ द wrong statement and the answer is option A, that is 1 and 2। So let's move to the explanation। तो जैसे कि हमने देखा कि ऑलिव रिडली टर्टल्स की टैगिंग यहाँ पर की गई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि हेल्प करेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उनके माइग्रेशन पाथ को आइडेंटिफाई करने में एंड प्लेसेस दे विजिट, हाउ दे रिएक्ट विद द एनवायरनमेंट, इन सब डाटा के लिए जो है ये टैगिंग की गई। एंड ये जो टैगिंग की गई आफ्टर अ स्पैन ऑफ अबाउट 25 ईयर्स। जैसे कि मैंने कहा कि हर साल जो है टैगिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज कुछ टर्टल्स को टैग करने के साथ ही जो है यहाँ पर डाटा इकट्ठा किया जा सकता है, जो कि जरूरी नहीं है कि हर टर्टल को यहाँ पर हर साल टैग किया जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देयर आर वेटलैंड्स गिवन एंड कहाँ पर वो पाए जाते हैं, कहाँ पर उनकी लोकेशन है उसके साथ दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से जो है ऑप्शन है यहाँ पर सही मैच करते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द सेकंड, दिस इज़ द थर्ड एंड दिस इज़ द फोर्थ मैचेस। सो पहला कहता है कि रेणुका वेटलैंड जो आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। फोर्थ वन इज़ द कबरताल वेटलैंड जो कि बिहार में पाया जाता है। एंड द सेकंड एंड थर्ड की अगर हम यहाँ पर देखें, वो जो है यहाँ पर इंटरमिक्सिंग किए गए हैं, बिकॉज हरिके वेटलैंड जो है यहाँ पर पंजाब में पाया जाता है एंड वधवाना वेटलैंड जो है यहाँ पर गुजरात में पाया जाता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ द ऑप्शन डी, दैट इज़ फर्स्ट एंड फोर्थ। एंड लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो यहाँ पर अगर मैं वेटलैंड की बात करूँ, यहाँ पर बात आ जाती है रामसार वेटलैंड साइट्स की, जो कि कन्वेंशन हुआ था 1971 में एंड कम इनटू फोर्स इन द ईयर ऑफ 1975। तो इन्हीं ऑप्शन में जो है मैं बात करूँ तो रेणुका वेटलैंड जो है यहाँ पर इंडिया का सबसे छोटा वेटलैंड भी है। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा वेटलैंड जो है, जो कि कंसीडर किया गया है अंडर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड अंडर रामसार कन्वेंशन ऑफ 1971, वो कौन सा है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बात की गई है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में। तो देखते हैं स्टेटमेंट्स के एंड पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है इज़ एन इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम मंथली, यानी मंथली बेसिस पर यहाँ पर जो है इसकी इंडेक्स जो है ये आउट किया जाता है। तो मंथली सर्वेज ऑफ परचेजिंग मैनेजर्स एंड सप्लाई एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम स्पेसिफिक कंपनीज, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड वन स्टेटमेंट सेट दैट इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द, जैसे कि मैंने बताया कि इन कीवर्ड्स पर आप ध्यान रखा कीजिए कि हर स्टेटमेंट, हर क्वेश्चन में जितनी भी स्टेटमेंट दी जाती हैं उसमें ऐसे कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, कई क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। सो कीप नोटेड सच काइंड ऑफ कीवर्ड्स। तो सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग नॉट फॉर सर्विसेज सेक्टर। सो दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। एंड थर्ड वन स्टेटमेंट कहते हैं कि अ फिगर above 50 denotes that the economy is expanding, while anything below 50 denotes the contraction in the economy. So the third one is again the right, and the first and third statement यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है।
एंड लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है आपका रिलीज़ किया जाता है मंथली बेसिस पर बाय इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट। जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर 50 से ज़्यादा हो तो वो जो है आपकी बताता है कि आपकी इकॉनमी जो है एक्सपेंड कर रही है, एंड लेस हो 50 से जो बताता है कि आपकी इकॉनमी जो है डाउनग्रेडिंग मैनर में आपकी डिक्रीज़ कर रही है इकॉनमी। इट इज़ कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर, जो कि बाद में कंबाइंड डाटा इकट्ठा करके आपका रिलीज़ किया जाता है। सो इट इज़ एन इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट इज़ कैलकुलेटेड फॉर द मंथली सर्वेज। जैसे कि हमने देखा कि PMI मैन्युफैक्चरिंग अगर ग्रेटर दैन 50 हो तो इंक्रीजिंग इन नेचर होती है इकॉनमी, एंड 50 से कम हो तो डिक्रीजिंग इन नेचर है, एंड 50 के इक्वल हो दैट मीन्स नीदर कॉन्ट्रैक्टिंग nor expanding. So this is all about this question and this video। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सब के साथ शेयर कीजिए, एंड मेक them a part of the UPSC Path family, and do not forget to subscribe our channel UPSC Path and hit the bell icon for the regular updates, and wish you all a very happy new year। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड बी कंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन।